हाय लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मैं सत्यम श्रीवास्तव आप सभी का अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी होंगे और आप लोगों की स्टडी और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं यूपी टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए दोस्तों। ठीक है, तो ये इसमें बहुत सारी सीरीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे और जैसा कि यूपी टेट के आपने फॉर्म भी आने वाला है और उसकी डेट भी आ चुकी है, आप जाकर चेक कर सकते हो। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट अर्थात कि पर्यावरण अध्ययन के 1000 से ज़्यादा एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चंस होंगे जो आपके यूपीएससी में वन लाइनर यूपीएससी में यूपी टेट में वन लाइनर में पूछे जाते हैं दोस्तों। यूपी टेट में क्वेश्चन वन लाइनर पूछे जाएंगे, जैसे कि दिवस हो गया, डेज हो गया, ये सब इन्वायरमेंट में हमारे पूछे जाते हैं। तो उसे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस सीरीज को। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगी। अभी हम लोग एनवायरनमेंट डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग ग्रामर डिस्कस करेंगे, हिंदी डिस्कस करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये दोस्तों आपको यूपी टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को बनाया गया है मेरे द्वारा। आप मुझे अनअकैडमी पर आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। मैं 3 साल से ज़्यादा अनअकैडमी प्लस पर भी पढ़ाता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हो और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में, अर्थात कि इन्वायरमेंटल स्टडी हम जो क्यों करते हैं, आखिर हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या होती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी बदलाव के कारण प्राकृतिक वातावरण का दूषित होना पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। तो यहाँ पे सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा ये स्लाइड मिस्टेक होगी, ये ठीक है, हमें यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे पीछे स्लाइड हो गई थी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। या ठीक है, सो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक समझते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है, अर्थात कि पर्यावरण होता क्या है। तो दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और साथ ही साथ यहाँ पर जीव जंतु का जो समूह होता है जो हमारे चारों ओर होते हैं, उसे हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते हैं, उसे हम लोग सामूहिक रूप से कहते हैं पर्यावरण दोस्तों। अभी आप लोग जहाँ पर बैठे होंगे, ठीक है, वहाँ पर आपके आसपास, ठीक है, आपके आसपास यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपके आसपास पेड़ होंगे, पौधे होंगे, जीव जंतु होंगे, मनुष्य होंगे। ठीक है, आपको वो चारों तरफ से आपको वो घेरे हुए होंगे, तो वही हमारा कहलाता है पर्यावरण कहलाता है दोस्तों। पर्यावरण ऐसा नहीं कि केवल ये एक चीज है, ये इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित होकर एक इन्वायरमेंट का निर्माण किया जाता है, जिसमें अजैविक और जैविक संगठक भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, अजैविक और जैविक संगठक भी होते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, या ठीक है, इसमें हमारे अजैविक भी होते हैं और जैविक संगठन भी होते हैं दोस्तों। ठीक है, जो कि आपस में अंतर क्रिया करके ये एक इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं दोस्तों। ठीक है, और यह जो संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में संचालित होती है, उसे हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में भी जानते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट को आगे डिस्कस करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं जैविक दशाएं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है दोस्तों। पर्यावरण अर्थात कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, परि और आवरण, 2 शब्दों से मिलकर बना है। परि अर्थात कि हमारे चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा हुआ। आवरण मतलब क्या होता है, ढका हुआ, जो हमें ढके हुए है। तो क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो आवरण हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, उसे हम लोग कहते हैं पर्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं दोस्तों। ये मैंने कल भी डिस्कस किया था एक सीरीज में, लेकिन मैं इसमें भी डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन ये आपका, आप इसे समझ सकते हो। ठीक है, पर्यावरण के अवयव होते हैं जैसे कि स्थल मंडल हो गया, जल मंडल हो गया, वायुमंडल हो गया और जैव मंडल हो गया। पर्यावरण में प्रदूषक भी होते हैं, प्राकृतिक प्रदूषक होते हैं और मानव के द्वारा प्रदूषक होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉरी गाइस यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पर आर होना चाहिए, ठीक है, आर होना चाहिए यहाँ पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी टेट 2021 को दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग फ्रेम करके रख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, और ये इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे भी जा चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हो एक बार जा करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन हमारा है बायोगैस में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक प्रतिशत में पाई जाती है। तो हमारे वायुमंडल में, मतलब हमारे जो बायोगैस होता है, वायुमंडल नहीं, ठीक है, जो बायोगैस होता है उसमें सबसे ज्यादा गैस की जो मात्रा होती है वो किसकी होती है, तो वो हमारा है मीथेन की होती है। 60% दोस्तों होता है, 60% से ज्यादा जो यहाँ पर बायोगैस में मीथेन पाई जाती है। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, वो की गई थी 1953 में की गई थी दोस्तों। साथ ही साथ यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपको मिलता है, लवणीय मृदा के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है, जिप्सम प्रयोग किया जाता है और पायराइट प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ध्वनि तीव्रता की सामान्य मापन इकाई होती है, तो क्या होती है, डेसिबल होती है। डेसिबल के द्वारा हम लोग ध्वनि की तीव्रता नापते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं इसी से संबंधित है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्वीकार मानक ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, अर्थात कि जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां तक कितनी मानक को ध्वनि की तीव्रता माना गया है कि आप इससे ज्यादा ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकते हो, तो वो हमारा है 75 डेसिबल है। क्या है हमारा 75 डेसिबल है। इसी से अब संबंधित है आवासीय क्षेत्र में कितनी हमारी ध्वनि होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 55 डेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, ये रख लीजिएगा। ध्वनि तीव्रता पर श्रवण शक्ति में ह्रास होने लगता है 90 डेसिबल, ठीक है। अगर 90 डेसिबल से ज्यादा अगर आवाज होना स्टार्ट हो जाता है तो वो हमारे कानों के लिए नुकसानदायक साबित होता है दोस्तों, ठीक है, वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित होता है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होती है यहाँ पर 20,800 हर्ट्ज से अधिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समुद्र की गहराई मापने और सिग्नल देने में छुपी वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो वो किया जाता है प्राश्रव्य ध्वनि तरंगी का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। फिर आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग कितना होता है, तो ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता होती है 60 डेसिबल होती है, ठीक है, क्या होती है 60 डेसिबल होती है। फुसफुसाहट में कितनी होती है 30 डेसिबल होती है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट इंजन जो हमारा होता है उसमें ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है, इंपॉर्टेंट है, उसमें होती है हमारा 180 डेसिबल होती है। जो हमारे रॉकेट छोड़े जाते हैं इसरो के द्वारा, डीआरडीओ के द्वारा, उसमें जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 180 डेसिबल होती है, ठीक है। जेट विमानों की गति को मापा जाता है मैक इकाई से मापा जाता है, तो जो जेट विमान होते हैं उसको जो मापने की इकाई है वो है हमारा मैक इकाई है। न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण क्या है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर का कारण है ध्वनि प्रदूषण। क्या है, ध्वनि प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारा 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू किया गया। रेडियो धर्मी प्रदूषण के मापने की इकाई क्या है, रोंटजन है दोस्तों, क्या है, रोंटजन है। तो रेडियो धर्मी प्रदूषण को मापने की जो इकाई है वो है रोंटजन। एक्स किरणों की खोज किसने की थी, तो विल्हेम रोंटजन ने की थी। कौन किसने किया था, विल्हेम रोंटजन ने किया था एक्स किरणों की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है, भारत में सर्वाधिक रेडियो धर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है, तो वो हमारा केरल में पाया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन यूपी टेट में और सी टेट में भी आ चुका है कि भारत में सर्वाधिक जो रेडियो धर्मी प्रदूषण है वो कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है हमारा केरला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जीरोडर्मा पिग्मेटोसम बीमारी होती है किसके कारण दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। जीरोडर्मा पेंगीमोटरम बीमारी किससे होती है, तो पराबैंगनी किरणों के कारण होती है। पराबैंगनी किरणें जो सूर्य की रोशनी जो हमारे ऊपर पड़ती है उसके जो पराबैंगनी जो किरणें आती हैं उसमें से ये जो होता है उससे ये बीमारी होती है। नाभिकीय जो न्यूक्लियर जो रिएक्टर है, नाभिकीय विकिरण अब बात से बचने के लिए खाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण छोड़ी जाती है तो कौन सी है? विद्युत चुम्बकीय दीर्घ तरंगों के रूप में दोस्तों। टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। कोहरे के आर पार देखने में सहायक तरंग कौन सा है? तो अवरक्त विकिरण है दोस्तों। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? तो वह कौन सा ऐसा देश था जिसने प्रथम बार यह प्रस्ताव रखा कि ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक कार्बन टैक्स होना चाहिए? तो वो था हमारा न्यूजीलैंड था दोस्तों। ये था हमारा न्यूजीलैंड था। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरा सीटेट मेरा क्लियर है, ऐसा नहीं कि मैं बस वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, न्यूजीलैंड आपको ध्यान में रखना। फ्लाई एस का निर्माण किससे होता है? फ्लाई, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, लेखपाल में भी आ चुका है, पीसीएस में भी आ चुका है, यूपी टेट में भी आ चुका है। तो फ्लाई एस का निर्माण होता है कोयले के दहन से। जब हमारा कोयला जलता है तो उससे जो होता है, उससे फ्लाई एस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के कारण जिम्मेदार प्रमुख गैसें हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारा क्या है? ये हमारा अम्लीय वर्षा के लिए प्रमुख जिम्मेदार गैसें हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश सबसे अधिक अम्ल वर्षा से प्रभावित हैं? तो नॉर्वे और स्वीडन सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अम्ल वर्षा सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो वो हमारा हुई थी स्वीडन में हुई थी। स्टोन कैंसर का प्रमुख कारण क्या है? ये इंपॉर्टेंट है। स्टोन कैंसर अम्ल वर्षा इसका प्रमुख कारण है। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, तो वो है डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ह्यूमेलिन कहलाते हैं। तो ह्यूमेलिन कहलाते हैं। अगर आपसे यूपी टेट में पूछा जाता है कि ह्यूमेलिन किससे संबंधित है, तो आपको यह आंसर मिलेगा कि मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को ही हम लोग कहते हैं ह्यूमेलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस औद्योगिक के मलबे से सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण होता है? तो वो हमारा चमड़ा उद्योग है, बताने की जरूरत ही नहीं है। पेंट उद्योग के श्रमिकों को सामना करना पड़ता है सीसा प्रदूषण का। तो जो पेंट में जो उपयोग होते हैं उन्हें सीसा का प्रदूषण का सामना करना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ मोटर वाहनों के धुओं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक है लेड और सीसा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको कहीं जल्दी नहीं मिलेंगे, तो इसे आप लोग यहाँ पर नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, इसे आप पूरा देखिएगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे सीरीज आगे बढ़ सके। मिनी माता रोग का कारण है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। मिनी माता रोग कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। मिनी माता का रोग का प्रमुख जो कारण है वो है मर्क्यूरी, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं। भारत का पहला कौन सा वह राज्य है जिसने प्लास्टिक थैलियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है? तो वो हमारा है हिमाचल प्रदेश दोस्तों, पहला राज्य बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है? तो नॉर्वे होता है। नाभिकीय विकिरण द्वारा सर्वप्रथम प्रभावित होने वाला मानव अंग है कौन सा है? बोन मैरो। तो जो सबसे ज्यादा जो सबसे पहले अगर नाभिकीय विकिरण होता है तो उससे जो ज्यादा जो हमारा जो बॉडी पार्ट है जिसमें बोन मैरो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट यहाँ पर सबसे पहले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अखबार में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो लेड अर्थात कि सीसा होता है। आंखों में जलन के कारण होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के कारण हमारे आंखों में जलन होती है। दोस्तों ये सब इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हैं, इसमें साइंस के क्वेश्चन भी कहीं कहीं आपको दिखेंगे जो कि साइंस और एनवायरमेंट में दोनों में पूछे जाते हैं। किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? इस बार ही ये पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि किस वृक्ष को पारिस्थितिकी आतंकवादी कहा जाता है? तो वह है सफेदा कहा जाता है। सफेदा को हम लोग आई थिंक यूकेलिप्टस भी कहते हैं। ठीक है, यूकेलिप्टस भी कहते हैं। तो यूकेलिप्टस भी कहते हैं, यूकेलिप्टस भी हम लोग इसे कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यूकेलिप्टस इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। सफेदा आप ना भी ध्यान में रखो तो भी चलेगा, लेकिन यूकेलिप्टस आपको ध्यान में रखना है।
पराक्सी एसिटिल नाइट्रिक प्रदूषक है, किसका है? वायु प्रदूषक का है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओजोन कौन सा प्रदूषक है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओजोन है हमारा द्वितीय प्रदूषक है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट हमारा है, द्वितीय प्रदूषक हमारा है। मृदा प्रदूषण का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक हमारा सबसे महत्वपूर्ण कारण है। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया जाता है। अम्ल वर्षा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाया था, मतलब अम्ल वर्षा को सबसे पहले किसने मतलब इसमें प्रयोग किया या किसने सबसे पहले लोगों के सामने इसकी बातें रखी? तो वो थे रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने। रॉबर्ट एक्स स्मिथ ने इसके यहाँ पर सबसे पहले इसकी चर्चा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों है यूपी स्पेशल से। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हमारा है कन्नौज। कन्नौज हमारा इत्र के लिए प्रसिद्ध है। ये अब की बार क्वेश्चन आया भी था। किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है? तो नीम और कीकर की लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती है। फिर है कलचिड़ी अर्थात कि इंडियन रोबिन अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो ये दोस्तों कलचिड़ी न्यूज में था, तो ये पत्थरों के बीच में बनाती है दोस्तों। कोयल अपने अंडे कहाँ देती है? तो वो कोयल के घोंसले में देती है। रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहा जाता है किसे? रेगिस्तानी ओक का पेड़ कहा जाता है किस देश को? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। किस देश को कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने कम से कम यहाँ पर हम लोगों ने 50 से 60 क्वेश्चन तो हम लोग आज ही यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन तो हम लोग आज ही डिस्कस कर चुके हैं, लगभग 50 हो गए होंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन के लगभग हम लोग पहुंच चुके हैं एक पहले ही लेसन में दोस्तों। तो अब आप लोग सोच सकते हो ये डेली सीरीज आएगी और आगे इसमें मैं फिर इस टाइम हम लोग यहाँ पर और इसमें आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेगा, उसको मैं भी इंक्लूड करूंगा इसमें दोस्तों। ठीक है, कहीं कहीं मैंने इंक्लूड भी किया है, बट इसमें अब मैं ज़्यादा डालने की कोशिश करूंगा इसमें। ठीक है, तो ये आज का थोड़ा सा पहला टॉपिक था दोस्तों, एक आप कह सकते हो डेमो की तरह मैंने आपको यहाँ दिया। ठीक है, और ये क्वेश्चन सारे यूपी टेट में आ चुके थे, सी टेट में भी आए थे, यूपी पीसीएस प्री में भी आए थे, लेखपाल के एग्जाम में भी आए थे। तो सबका मैंने विस्तृत करके इस ईवीएस को इन्वायरमेंट पर्यावरण अध्ययन को एमसीक्यू को यहाँ पर तैयार किया है दोस्तों। तो ये आप लोग बिल्कुल मत भूलना, यूपी टेट 2021 को ध्यान में रखते हुए इस कोर्स को रन किया जा रहा है। तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू एंड बाय बाय एंड सी यू। और हाँ दोस्तों, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये लेसन कैसा लगा, ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और मैं आगे लेसन बना सकूं। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।